हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट लाइव पर। कैसे हैं बच्चों? सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ बेटा जी, जिनको टाइम टेबल नहीं पता है। आप सभी की 8 बजे क्लास होती है गणित की, दीपक सर लेते हैं। 9 बजे विपिन सर लेते हैं केमिस्ट्री की। 10 बजे विपिन सर लेते हैं फिजिक्स की, दो अलग अलग विपिन सर हैं। 11 बजे मैं आपकी क्लास लेता हूँ बायो की, और 12 बजे आपकी इंग्लिश की होती है, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। ठीक है, चलिए। आपको ये पता ही है बेटा जी, क्विज चल रहे हैं आपके, ठीक है, और उस क्विज में आपको सही आंसर देने होते हैं। क्विज आपकी स्क्रीन पर आते हैं। ये प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आपको पता होना चाहिए। आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि क्विज कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो आपको डाउटनट ऐप पर जाना है। ऐप पर जाकर आपको अपना सेलेक्ट करना है बोर्ड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर उसमें जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसको अटेंड करना है। पूरी लाइव क्लास देखनी है, और लाइव क्लास देखने के बाद में आपको क्विज खेलना होगा। ठीक है, चलिए। अब मैं आज भी कल आप बच्चों के कमेंट्स देख रहा था, और मैक्सिमम बच्चों ने ये बोल रखा था कि सर बोर्ड पर पढ़ाएं या खड़े होकर पढ़ाएं। बेटा जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, 5-6 दिन और रुक जाएं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। इस कारण मुझे इस तरीके से अभी पढ़ाना पड़ रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से समझना कोशिश करूंगा मैं, पूरी मतलब पूरे दिल जान से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। हाँ, मैं जानता हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाने का एक अलग ही वो होता है, इंटरेस्ट बनता है, नींद नहीं आती। कई बच्चों के तो ये भी कमेंट थे कि सर नींद आ रही है। बेटा सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। आज हम बात करेंगे, देखिए अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में क्या क्या कर लिया है। सोचिए, हम लोगों ने अभी तक जो बात कर रखी है वो क्या। हमने नर जनन अंग पढ़ लिया है, पुमंग पढ़ लिया है, पुंकेसर पढ़ लिया था, ठीक है। परागकण का निर्माण पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने परागण पढ़ लिया था, स्वपरागण, पर परागण, ये हमारा हो गया था। अब हम बात करेंगे इसकी मादा जनन अंग की, और मादा जनन अंग यहाँ पर जो है वो कौन है, जायांग है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर जायांग लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जायांग और स्त्री केसर, जिसको स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या है, अंडप, या तीसरा नाम क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। ये स्त्री केसर के नाम है दो, और अंडप और गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। तो स्त्री केसर और जायांग में क्या रिलेशन है, तो आपने याद रखना है, जिस तरीके से पुमंग किससे बना हुआ था, कई सारे पुंकेसर से बना हुआ था, उसी तरीके से जायांग जो है वो मादा जनन अंग है। कौन बेटा जी, ये जायांग। आप लोगों ने ये भी बोला कि सर पेन दूसरा लीजिएगा, लीजिए, मैंने पेन भी दूसरा ले लिया कलर का। जायांग जो है वो मादा जनन अंग है, जिसके कई अव्याय हैं, जिसके कई मैं बोलूंगा कि कई स्त्री केसर से वो बना हो सकता है, या तो एक स्त्री केसर से बना होगा या एक से ज्यादा स्त्री केसर से, ठीक है। तो स्त्री केसर किसका भाग है, जायांग का भाग है। कौन बच्चों, स्त्री केसर, ठीक है। चलो, अब हमने बात कर ली है किस चीज की, स्त्री केसर की बात कर ली है, ठीक है, कि स्त्री केसर किसका भाग है, जायांग का। आपको स्त्री केसर का दूसरा नाम याद रखना है, अंडप और गुरु बीजाणु पर्ण। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपरोक्त में से कौन गुरु बीजाणु पर्ण है, तो आपने याद रखना है स्त्री केसर जो है वो कौन है, गुरु बीजाणु पर्ण है, ठीक है। चलें आगे, याद रखिएगा स्त्री केसर कौन है बेटा जी, गुरु बीजाणु पर्ण है। कौन, स्त्री केसर कौन है, गुरु बीजाणु पर्ण। अब एक और क्वेश्चन था सर इंग्लिश में भी बताएं, तो याद रखना, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनूशियम, ठीक है। स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टल, अंडप को इंग्लिश में बोलते हैं कार्पल, और गुरु बीजाणु पर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोफिल। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। अब साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जायांग बना हुआ है किससे, स्त्री केसर से, तो स्त्री केसर किससे बना हुआ है, तो स्त्री केसर आप अच्छे तरीके से जानते हैं 3 भागों से बना होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं बेटा जी, याद रखने आपने 3 भाग हैं। सबसे पहला स्टिग्मा, कहीं लिखा हुआ है, फिर स्टाइल, और फिर ओवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं जरा सोचिए, स्टिग्मा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ती काग्र, ठीक है। स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्ती का, और ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय।
ठीक है। तो आपके 3 भाग हैं किसके, स्त्री केसर के। कौन, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। सिंपल सा था ना। अब देखिए वर्तिकाग्र का काम क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किसको ग्रहण करना, परागकण को। यहां पर कौन आता है, परागकण आता है, अंकुरित होता है। ठीक है। फिर जब परागकण अंकुरित होता है तो परागकण के अंदर से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, पराग नलिका, जो इस वर्तिका से होती हुई नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। वर्तिका से होती हुई नीचे की तरफ कौन जा रही है, आपकी पराग नलिका, जो किससे निकली है, पराग कण से निकली है। ठीक है। तो सिंपल सा था, वर्तिकाग्र का काम समझ में आ गया, किसको ग्रहण करना, परागकण को। वर्तिका का कार्य क्या था, किसको हम बोलेंगे, हम देना, स्थान देना, मतलब स्पेस देना, जिससे कौन होते हुए जाएगा, पराग नलिका। इन दोनों का काम सिंपल सा समझ में आ गया। अब मुख्य जो भाग है यहां पर वो कौन है बच्चों, अंडाशय है। ठीक है। अब देखिएगा इस अंडाशय की संरचना देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इस अंडाशय के अंदर, इस अंडाशय के अंदर, इसको यहां पर दिखा रखा है, इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं, बीजांड। कौन मिलते हैं बच्चों, बीजांड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है। तो कौन मिल रहे थे बच्चों, याद रखिएगा, कौन मिल रहे हैं, आपके बीजांड मिल रहे हैं। ठीक है। किसके अंदर मिल रहे हैं बेटा जी, आपके बीजांड मिल रहे हैं, यानी ओव्यूल मिल रहे हैं, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। अब देखिए यहां पर ओव्यूल दिख रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ, ये पीली पीली सी संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये कौन है, ये बीजांड है। किसके अंदर मिल रहे हैं बेटा जी, ये अंडाशय के अंदर मिल रहे हैं, ओवरी के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सा है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर ये बीजांड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं ना, ये पीले पीले से, ये किससे जुड़े हुए हैं, बात आ रही है, ये किससे जुड़े हुए हैं। आप बोलेंगे सर ये अंडाशय के अंदर है, तो अंडाशय की भित्ति से जुड़े होंगे। अब जरा देखिए अंडाशय की भित्ति यहां पर फूली हुई सी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये फूली हुई सी संरचना है, इसको हम बोलते हैं बीजांडासन। ये फूली हुई सी संरचना, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, याद रखना, बीजांड, बीजांडासन। क्या नाम दिया है, बीजांडासन। ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। तो बीजांड जिस आसन पर टिके हुए हैं उसको हमने क्या बोल दिया, बीजांडासन। समझ में आ गया। तो बीजांड, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या, वर्तिकाग्र, उसके नीचे वर्तिका, फिर फूली हुई सी संरचना कौन है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर कौन मिल रहे हैं, बीजांड। बीजांड जुड़े हुए हैं किससे, किसकी भित्ति से, अंडाशय की भित्ति से। अंडाशय की भित्ति जो है वो थोड़ी सी फूल गई है, जिसको हमने क्या बोला है, बीजांडासन, जिस पे टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कौन, बीजांड। वो भित्ति जिस पर ये टिके हुए हैं उसको हमने क्या नाम दिया, बीजांडासन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना, देखिए बीजांडासन को हमने इंग्लिश में क्या बोला है, प्लेसेंटा। अब जरा याद करिए, सोचिए, आप सभी ने ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि मनुष्यों के अंदर जब गर्भ धारण हो जाता है, महिला जब गर्भ धारण कर लेती है, तो जो शिशु होता है, बच्चा जो होता है, उसको पोषण कौन देता है, प्लेसेंटा देती है, नहीं देती है, देती है ना, पोषण देती है ना। तो क्या यहां पर जो प्लेसेंटा है, यहां पर जो बीजांडासन है, क्या ये पोषण देगा, तो आप बोलेंगे हाँ, ये जो बीजांडासन है ये क्या देगा, पोषण देगा। किसको पोषण देगा, ये बीजांड को पोषण देगा। ठीक है। अब पोषण कौन देगा, जरा सोचिए, खाना मिलेगा, पानी भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पादपों में खाना और पानी कौन लेकर आता है, कहीं ना कहीं संवहन उत्तक होते हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम। सुना होगा ना 11th में नाम। तो याद रखना, ये जो बीजांडासन होता है, प्लेसेंटा जो होती है, ये एक तरीके का संवहन उत्तक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संवहन उत्तक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये समझ में आ गया, यहां तक की कहानी क्लियर है। चल अब जरा सोचिए, मैंने आपको सिंपल सी चीजें बता दी हैं। अब मुख्य हमें क्या पढ़ना है, हमें मुख्य रूप से पढ़ना है क्या, बीजांड पढ़ना है। आइए बीजांड की संरचना देखते हैं बेटा जी यहां पर। लेकिन बीजांड की संरचना देखने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया जायांग, बोला था ना,
जायांग किससे बना हुआ था? स्त्री केसर से बना हुआ था ना। किससे? स्त्री केसर से। मैंने ये भी पूछा आपसे, स्त्री केसर एक है कि एक से ज्यादा है? आप बोलेंगे सर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर स्त्री केसर एक से ज्यादा है तो कैसे मिलते हैं? तो देखिए दो तरीके से मिलते हैं। या तो स्त्री केसर, सारे के सारे स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, या स्त्री केसर एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, अगर स्त्री केसर एक दूसरे से, ध्यान से सुनना, अगर स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और मुख्य रूप से उनका अंडाशय भाग अगर जुड़ जाएगा, देखिएगा ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला, इसमें कहीं ना कहीं ये जो था, ये कौन था? अंडाशय है। ये ऊपर वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन जुड़ गया, कौन फ्यूज हो गया? अंडाशय। तो अंडाशय अगर फ्यूज हो जाएगा, अंडाशय अगर जुड़ जाएगा, यानी स्त्री केसर का भाग अगर जुड़ रहा है, ऐसे कई सारे स्त्री केसर अगर जुड़ जाते हैं तो ऐसे संरचना को हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। वर्ड याद रखना, क्या नाम देते हैं? सिनकार्पस। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। तो सिनकार्पस का मतलब सीधा सीधा वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सिनकार्पस का मतलब क्या था? जब स्त्री केसर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, स्त्री केसर का मुख्य भाग कौन सा जुड़ेगा? अंडाशय जुड़ेगा। चाहे वर्तिकाग्र या वर्तिका जुड़ जाए तो भी ठीक है, नहीं जुड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडाशय का अगर जुड़ गए, अगर कौन जुड़ गए? अंडाशय, तो वो परिस्थिति क्या कहलाती है? आपकी सिनकार्पस। सिंपल था। लेकिन अगर तीनों अलग अलग है, तीनों मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय अगर अलग अलग मिल रहे हैं, बहुत सारे स्त्री केसर में बहुत सारे स्त्री केसर मिल रहे हैं और सारे के सारे स्त्री केसर अलग हैं, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। ठीक है, तो वापस से सुनिए, मैंने क्या बोला, जल्दी से दोहरा रहा हूं। क्या मैंने बोला? जायांग किससे बना हुआ है? स्त्री केसर से, है ना। और स्त्री केसर अगर एक है कोई दिक्कत नहीं, अगर बहुत सारी है तो दो परिस्थितियां पैदा हो रही है, या तो स्त्री केसर जुड़ जाएंगे या स्त्री केसर अलग हो जाएंगे। अगर जुड़ जाएंगे तो सिनकार्पस, अलग हो जाएंगे तो एपोकार्पस। बताएं, समझ में आ गया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए मुख्य संरचना जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बालकों? हम पढ़ने वाले हैं क्या? बीजांड, ओव्यूल, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है गुरु बीजाणु धानी। अब ध्यान से सुनना, गुरु बीजाणु पर्ण स्त्री केसर को बोलते हैं। फिर से नोट करके लिख लीजिए यहां पर, क्या कि गुरु बीजाणु पर्ण जो थी वो कौन थी? आपकी स्त्री केसर थी, जबकि उसके अंडाशय में कौन मिल रहा है? आपका बीजांड। कौन मिल रहा है बच्चों? बीजांड। और बीजांड कौन है? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, अब याद करिए हमने परागकोश पढ़ा था, उस परागकोश की दो पालियां थी, दोनों पालियों में कहीं चार किनारे थे, प्रत्येक किनारे को क्या बोला था? लघु बीजाणु धानी बोला था ना। यहां पर हमने क्या नाम दिया है? गुरु बीजाणु धानी। लेकिन किसको नाम दिया है? बीजांड को हमने नाम दिया है क्या बच्चों? गुरु बीजाणु धानी। भूलना नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके हम कई सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर देखिए आपको इस संरचना जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस संरचना में इंग्लिश में जो लिखे हुए सबसे पहले तो मैं उनको हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, तो मेरे साथ जल्दी से लिखते जाइएगा। सबसे पहले यहां पर कहीं चैलेजा, कहीं दिख रहा है चैलेजा, इस चैलेजा को हिंदी में बोलते हैं बच्चों निभाग। लिखते जाइएगा, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? निभाग। फिर आपको इंटीग्यूमेंट कहीं दिख रहा है, इंटीग्यूमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, फिर आपको कहीं न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं है ये न्यूसिलस है, इंग्लिश में भी याद रखना न्यूसिलस है, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, बीजांड काय उत्तक। याद रखना क्या नाम देते हैं? बीजांड काय उत्तक। ठीक है, फिर कहीं एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं बेटा जी भ्रूण कोश। कोश, पोष नहीं, भ्रूण कोश। हाइलम को बोलते हैं नाभिका। ठीक है, देखिए निभाग अलग है और नाभिका अलग है, अभी समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है,
फिर आपको कहीं माइक्रोपाइल दिख रहा है, माइक्रोपाइल को बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। और आखिरी फ्यूनिकल को हम बोलते हैं, एक सेकेंड कुछ गलती हो गई है, बीजांड व्रंत, सॉरी, क्या नाम देते हैं, बीजांड व्रंत, ठीक है। यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, अब क्लियर हो गया। चलिए, तो फ्यूनिकल को क्या नाम दिया बेटा जी, बीजांड व्रंत। माइक्रोपाइल को क्या नाम दिया है, बीजांड द्वार। हाइलम है नाभिका, एम्ब्रियोसैक है भ्रूणकोश, न्यूसिलस है बीजांड का है उत्तक, इंटीग्यूमेंट है अध्यावरण, चैलेजा कौन है यहां पर, निभाग है। पहले तो ये हिंदी में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको लिख लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। समझने वाली चीजें समझिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब नोट्स आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे, आप जहां पर पढ़ रहे हैं उसके नीचे कहीं गो कोर्स नाम से आएगा, एक कॉलम आएगा, वहां पर आप जाइएगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आइए, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एक चीज पढ़ने वाले हैं बेटा जी। ये जो लिखा है मैंने हिंदी में, ये मैं हटाने वाला हूं, एक एक चीज समझते हैं, आइएगा देखिएगा। सबसे पहली चीज जो बीजांड में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। बीजांड जब परिपक्व हो जाता है, ध्यान से सुनना, बीजांड जब परिपक्व हो जाता है तो ये बदलता है किसमें, बीज में। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बीजांड जब परिपक्व हो जाता है तो किसमें बदलता है बेटा जी, याद रखना किसमें बदलता है, बीज में। यानी बीज किससे बनाया गया है, बीजांड से। सिंपल सा पॉइंट था। चलिए, अब इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अध्यावरण। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, अध्यावरण की, ठीक है। अब अध्यावरण देखिएगा, अध्यावरण कौन है, इंटीग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण। कितने इंटीग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, कितने अध्यावरण दिखाई दे रहे हैं, याद रखना ज्यादातर पादपों में अध्यावरण है क्या, देखिए अध्यावरण का मतलब है आवरण। इस बीजांड के जो मुख्य भाग होता है, ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है जिसको हमने भ्रूणकोश बोला था, इसको ढक रहा है, कौन ढक रहा है, एक आवरण जिसका नाम है अध्यावरण, ठीक है। ज्यादातर पादपों में याद रखना अध्यावरण कितने होते हैं, दो होते हैं। ज्यादातर पादपों में अध्यावरण कितने होते हैं, दो होते हैं। अगर दो अध्यावरण मिलते हैं बेटा जी, कितने अध्यावरण मिलते हैं, दो अध्यावरण मिलते हैं, तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है बेटा जी, याद रखना बाई टैगमिक, याद रखना इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, बाइटैगमिक। तो बाइटैगमिक क्या था, जब दो अध्यावरण मिलेंगे। याद रखना मुख्य रूप से ज्यादातर पादपों में अध्यावरण कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, बाइटैगमिक। लेकिन क्या एक भी होता है, हाँ एक भी होता है। अगर एक अध्यावरण होता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिटैगमिक। याद रखना क्या नाम देते हैं, यूनिटैगमिक, ठीक है। समझ में आ गया, ज्यादातर में कितने अध्यावरण होंगे, दो, लेकिन एक भी हो सकता है, ठीक है। अब एक किस में मिलता है, याद रखना ज्यादातर आपके एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, कौन से, एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है। कौन, एक अध्यावरण। अब क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादातर पादपों में कितने अध्यावरण थे, दो थे, तीसरा भी हो सकता है। तो याद रखना, नोट डालकर लिख लीजिएगा, तीसरा अध्यावरण अगर मिलता है, तीसरा अध्यावरण अगर मिलता है तो उस तीसरे अध्यावरण को हम नाम देते हैं बेटा जी एरिल। नाम याद रखना, क्या नाम देते हैं, एरिल, ठीक है। और ये एरिल जो होता है, ध्यान से सुनना, ये खाने योग्य होता है, इसको खाया जाता है, ठीक है। अब ये किस में मिलता है, अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने लीची खाई है या नहीं खाई है, खाई है ना, क्या लीची,
तो लीची जो होती है, ध्यान से सुनना, कौन बेटा जी, लीची जो होती है उसका भाग जो हम खाते हैं, जो खाने योग्य होता है, जो जूसी होता है, जिसमें से जूस निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एरिल होता है, यानी वो तीसरा अध्यावरण होता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए स्टार बना दिया है मैंने, ठीक है। तो लीची में खाने योग्य भाग जो होता है उसका नाम क्या होता है, एरिल होता है, वो तीसरा अध्यावरण होता है। बताएं, ये दो सामान्य सी चीज आपको समझ में आई है, नहीं आई है? बीजांड में पहला क्या, बीजांड किस में बदलेगा, बीज में। दूसरा, बीजांड जो होता है वो अध्यावरण से ढका हुआ होता है, कितने, ज्यादातर दो होते हैं, ठीक है, और एक भी हो सकता है किसमें, एक बीजपत्री पादपों में, और आपका तीसरा अध्यावरण अगर मिलता है तो उसका नाम होता है एरिल, जो किस में मिलता है, लीची में मिलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहा हूं मैं ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि और भी चीजें मेरे को यहां पर लिखनी है, ठीक है, जल्दी से। चल आगे पढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर 2 पॉइंट हो गए थे, अब हम तीसरा बिंदु पढ़ने वाले हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तीसरा बिंदु क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। ये अध्यावरण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां पर ये अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। क्या बोला मैंने, एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है आपको, देखिए इस डायग्राम में, जहां पर अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, यानी वहां पर कोई छेद दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा ये वाला भाग दिख रहा है आपको, यहां पर कहीं ना कहीं अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। एक द्वार है या नहीं, एक दरवाजा है या नहीं, एक छिद्र है या नहीं है, जहां पर कौन नहीं मिल रहे, अध्यावरण नहीं मिल रहे, उस जगह का नाम क्या है, बीजांड द्वार है। सिंपल सा था। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, चौथा बिंदु ध्यान से देखिएगा बेटा जी। यहां पर अब जरा जल्दी से मुझे बताएं, देखकर डायग्राम को, ये अध्यावरण, ये जो अध्यावरण आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ये किसको घेरे हुए हैं, इनके अंदर क्या मिल रहा है। तो अध्यावरण के अंदर ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है आपको, अध्यावरण के अंदर जो उत्तक मिल रहा है, ये उत्तक पूरा जो मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय उत्तक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, न्यूसिलस, ठीक है। तो एक एक चीज करके हम पढ़ रहे हैं। अध्यावरण जहां पर नहीं मिल रहे, तीसरा बिंदु था, क्या कहला रहा था, बीजांड द्वार। अध्यावरण किसको घेरे हुए हैं, उत्तक को घेरे हुए, उस उत्तक का नाम क्या है, बीजांड काय उत्तक। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। अब मैं पांचवा बिंदु और छठा बिंदु जो बताने वाला हूं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठते हैं उनसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ था नहीं, मैंने आपको समझा दिया बीजांड द्वार क्या होता है और बीजांड काय उत्तक क्या होता है, ठीक है। अब पांचवा बिंदु जो है वो मैं आपको फ्रेश तरीके से दिखाता हूं, रुकिए। हाँ जी, पांचवा बिंदु देखिएगा। पांचवा बिंदु देखने से पहले ध्यान से सुनना, बीजांड का वो भाग, ध्यान से सुनना, जो बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत मिल रहा है। नीचे कौन था जरा सोचिए, ये कौन है, बीजांड द्वार है। अब इसके विपरीत भाग ये वाला है या नहीं है, दिख रहा है ना, ये कौन है आपका, बीजांड द्वार, और इसके विपरीत ये वाला भाग है। तो विपरीत भाग, किसके विपरीत भाग, बीजांड द्वार के जो विपरीत भाग है, बिल्कुल सामने की तरफ है, उसको हमने क्या नाम दिया है, निभाग। समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये निभाग समझ में आ गया आपको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा जी। ये पूरी संरचना, ये पूरी संरचना, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये पूरी संरचना जो है वो एक डंडी के द्वारा, एक डंडी के द्वारा, ध्यान से सुनना, एक डंडी के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ी हुई है। क्या बोला मैंने, एक डंडी के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, बीजांड आसन से। अब देखना, समझना, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, और नीचे कौन है, अंडाशय। ये हमारा क्या है, बीजांड है, दिखाई दे रहा है।
अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था अंडाशय की भित्ति, ये कौन है हमारा, अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय की भित्ति थोड़ी सी फूल जाती है, दिख रहा है आपको ये फूला हुआ भाग, इसको हमने क्या नाम दिया था, बीजांडासन, ठीक है, जिस पर टिका हुआ है, कौन टिका हुआ है, आपका बीजांड टिका हुआ है। अब देखिएगा ये डंडी दिख रही है आपको, रुकिए अलग पेन से दिखा देता हूं, ये वाली डंडी दिख रही है आपको, ये डंडी किसको किससे जोड़ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो डंडी है इसका नाम क्या है, बीजांड व्रंत। क्या नाम है बच्चों, बीजांड व्रंत, ठीक है। ये बीजांड व्रंत किससे जाकर जुड़ रहा है, जरा सोचिए, ये बीजांड व्रंत किससे जाकर जुड़ रहा है, ये बीजांड के कौन से भाग से जाकर जुड़ रहा है, ये कौन सा भाग था, जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये निभाग था या नहीं था, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, बीज, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं बीजांड का वो भाग, ध्यान से सुनना, बीजांड का वो भाग जिससे बीजांड व्रंत आकर जुड़ता है, फिर से सुनना, बीजांड का वो भाग जिससे बीजांड व्रंत आकर जुड़ता है उसे मैं क्या बोलूंगा, निभाग बोलूंगा। तो निभाग की डेफिनेशन क्या हुई, निभाग किसका भाग है, जरा सोचिए, निभाग किसका भाग है, ये निभाग बीजांड का भाग है जिससे आकर डंडी जुड़ रही है, किसकी, इस बीजांड की डंडी जुड़ रही है जिसका नाम है बीजांड व्रंत। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, हटा रहा हूं बेटा जी मैं इस चीज को, ठीक है। अब निभाग तो आपको समझ में आ गया, अब मैं आपको नाभि का बताऊंगा। नाभिका को इंग्लिश में हमने क्या बोला था, हाइलम, ठीक है। क्या बताऊंगा, नाभिका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नाभिका क्या है, देखिएगा बेटा जी, नाभिका देखिएगा, इधर मैं वापस से दिखाता हूं आपको, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये एक जगह है जिसको हमने क्या बोला है, नाभिका, दिख रही है आपको ये जगह। अब जरा सोचिए, नाभिका क्या बीजांड का भाग है, नहीं, नाभि का वो क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, नाभि का वो क्षेत्र है जहां पर बीजांड व्रंत और बीजांड जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, आपको झट से समझ में आ जाएगा। देखिएगा बेटा जी, मान लेते हैं ये एक बैट है, होता ना बैट, होता ना क्रिकेट वाला, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बैट है, ठीक है। अब इस बैट में जो पकड़ने वाला जो होता है वो हिस्सा ये वाला है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ये जो बैट का पकड़ने वाला हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं बीजांड व्रंत, एक डंडी की तरह है, ठीक है। और ये वाला जिससे हम शॉट लगाते हैं, जिसपे बॉल आकर टकराती है, ये मान लेते हैं हम बीजांड है, ठीक है। अब ये जो बीजांड जो है, इस बीजांड के मान लेते हैं हम 4 भाग हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाभिका और निभाग क्या थे, तो ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, बीजांड का वो भाग जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा है। जरा सोचिए, बीजा कुछ वर्ड की अहमियत समझिए, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, बीजांड का वो भाग जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा है,
कौन सा भाग है? ए बी, ए है कि बी है कि सी है कि डी है? ए भाग है ना, ये ए भाग है किसका? बीजांड का। वो भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा है उसको हम बोलेंगे निभाग। ठीक है। जबकि जबकि ध्यान से सुनिएगा, जबकि मैंने आपसे ये बोला कि साहब वो जगह, वो क्षेत्र जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी दोनों योजित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर, मतलब वो बैट का हिस्सा जहां से बॉल टकरा रही है वो, और पकड़ने वाला हिस्सा जहां पर एक दूसरे से चिपके हैं, उस जगह को हमने क्या बोला है? नाभिका। समझ में आ गया? तो सेम कंडीशन यहां पर देखिए बेटा जी, यहां पर आपको ये बीजांड जो दिख रहा है, इस बीजांड में निभाग क्या था और नाभिका क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। निभाग एक भाग है, किसका भाग है? बीजांड का, नाभिका नहीं है। निभाग जो है वो भाग है, किसका भाग है? बीजांड का भाग है, जिस पर आकर जुड़ रहा है कौन? बीजांड वृंत। ठीक है। और नाभिका वो क्षेत्र है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से संयोजित हो रहे हैं, कौन? बीजांड और बीजांड वृंत। ठीक है। सॉरी, क्लियर है बेटा जी? आपको यहां पर समझ में आ गया? चलिए बेटा जी तैयार हो जाइए फटाफट। मैंने आपको बोला था कि क्विज आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा जी? क्विज आने वाला है। फटाफट तैयार हो जाइए, आइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, अभी अभी बताया आपको, निभाग, नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। बीजांड का वो भाग, क्या क्वेश्चन? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है बीजांड का वो भाग। फिर से सुनना, बीजांड का वो भाग, किसका भाग पूछा है? बीजांड का। आंसर दीजिए ABCD। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड वृंत जुड़ते हैं। बोला था ना, चिड़ी बैट है और उसका डंडा है, जहां पर दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड का नाभिका। जल्दी से आंसर दीजिए ABCD। क्या आंसर होएगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्विज। सिंपल सा था ना? चल आइए फटाफट पहला क्वेश्चन। बीजांड का वह स्थान, मैंने आपको जोर देकर बोला था, किसका? बीजांड का भाग, बीजांड का वह स्थान जहां पर आकर बीजांड वृंत जुड़ रहा था। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ? बीजांड का वह स्थान। अच्छा, कई बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे कि सर ये जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। तो बेटा जी आपका जो फोन आप सीधा देखते हैं, इस तरीके से आप अपना फोन रखते हैं, इस फोन को ऐसे कर लिया करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अनुप्रस्थ तरीके से। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन और ये भी था कि सर आपके क्वेश्चन जो है बड़े नहीं दिखाई देते, तो मैंने इस बार बड़ा दिखाया है यहाँ पर। तो मैं बेटा जी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है सारी सॉल्व करता हूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बेटा जी कौन? निभाग, यानी A आंसर। समझ में आ गया? जबकि दूसरा क्या था? वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड, वो स्थान पूछा है जहां पर ये दोनों आकर जुड़ते हैं। करेक्ट आंसर इज नाभिका। ठीक है, चलें आगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये बीजांड है जिसको हमने क्या बोला है? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, अब ये बीजांड यानी गुरु बीजाणु धानी जो है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बीजांड का उत्तक मिल रहा था। ये देखिए नीला नीला सा दिख रहा है आपको यहां पर, ये बीजांड का उत्तक दिख रहा है ना। अब इस बीजांड काय उत्तक के अंदर एक थैली नुमा संरचना, क्या बोला मैंने? इस बीजांड काय के अंदर एक थैली नुमा संरचना मिल रही है, जिसको हमने बोला था क्या? भ्रूण कोश। क्या नाम दिया था बच्चों? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश क्या था? ये एक थैलीनुमा संरचना है। कौन सा? ये देखिए, ये यहां पर मैं अलग पेन से दिखाता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये वाली दिख रही है आपको अंदर?
ये जो थैलीनुमा संरचना है, थैली के जैसी संरचना है, इसको हमने नाम दिया है क्या? भ्रूण कोश। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश को मैंने बाहर अलग से दिखाया, आपके सामने दिख रही है। अब पहली बात तो आपको क्या समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। इस भ्रूण कोश को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। आपको दिख ही रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। अब समझना, इससे भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ध्यान से सुनना। भ्रूण कोश शब्द में कहीं कोश आ रहा है। कोश का मतलब क्या होता है? एक खाली जगह, एक खाली स्थान जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोश। अब खाली स्थान के आगे वर्ड क्या आ रहा है? भ्रूण। यानी भ्रूण कोश एक वो खाली स्थान है जहां पर किसका निर्माण होने वाला है? भ्रूण का। उस खाली जगह को हमने क्या बोला है? भ्रूण कोश। तो पहले बताइए, मीनिंग समझ में आ गया ना? अब आप कहेंगे सर इस खाली जगह में अगर भ्रूण का निर्माण होएगा तो भ्रूण का निर्माण किससे होता है? एक कोशिका जिसका नाम है युग्मनज। और युग्मनज कैसे बनती है? निषेचन से। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज। अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे मादा जनन अंग, तो नर युग्मक की तो बात अभी करेंगे नहीं, किसकी बात करेंगे? मादा युग्मक की। तो जरा सोचिए, इस भ्रूण कोश के अंदर कौन मिलती है? कौन मिलता है? मादा युग्मक मिलता है। कौन मिल रहा है बच्चों? मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कहां पर मिल रहा है बेटा जी? आपका इस भ्रूण कोश के अंदर मिल रहा है। अब रुकिए, यहीं पर रुकिए, ध्यान से सुनिए। आपको याद आ रहा है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, परागकण कौन होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। परागकण नर युग्मक था कि युग्मकोद्भिद था? याद करिए, क्या था? परागकण नर युग्मक था कि नर युग्मकोद्भिद था? नर युग्मकोद्भिद था। बताया था आपको नर युग्मकोद्भिद में। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संरचना जो युग्मक उत्पन्न करती है, जिसके अंदर युग्मक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, भ्रूण कोश के अंदर अगर मादा युग्मक मिलेगी तो भ्रूण कोश क्या कहलाएगा? नर युग्मकोद्भिद के मादा युग्मकोद्भिद। तो भ्रूण कोश कौन होता है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये क्वेश्चन मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है कि मादा युग्मकोद्भिद कौन होती है? जिसके अंदर मादा युग्मक मिलेगा। मादा युग्मक किसके अंदर मिल रहा है साहब? भ्रूण कोश के अंदर मिल रहा है। तो भ्रूण कोश क्या कहलाएगा? मादा युग्मकोद्भिद। सिंपल सा था। आइए आगे चल रहे बेटा जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हटाने वाला हूं मैं यहां से। हाँ जी, तो ये जो है, ये संरचना जो है ये वाली, ये कौन है? हमारा भ्रूण कोश है। ठीक है, अब बेटा जी इस भ्रूण कोश में क्या क्या चीजें मिल रही है, आइए फटाफट देखते हैं बेटा जी। यहां पर इस भ्रूण कोश के अंदर देखिएगा, ध्यान से सुनना, निभाग वाला सिरा, देखिए चैलेजा कौन था आपका? निभाग। निभाग वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं मिलती है जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। अब नाम में देखिए, हिंदी मीडियम में ना एक फायदा क्या होता है कि इसमें ना मीनिंग समझ में आ जाते हैं। इंग्लिश में कई बार नहीं आते हैं, हिंदी में समझ में आ जाते हैं। क्या मुखी वर्ड किससे आएगा? मुख से। अब आप मुझे बताइए, मेरा मुख है, क्या ये मुख एक छेद है या नहीं? छेद है ना। अब जरा सोचिए, यहां पर कौन छेद था? जरा सोचिए, ये छेद था या नहीं था? ये बीजांड द्वार क्या था? छेद था। अब इस छेद के विपरीत यानी प्रति, यानी जो मुख था उसके विपरीत यानी प्रति डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में जो कोशिका मिल रही है उनको हमने क्या नाम दिया है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। कितनी मिल रही है बेटा जी? 3। ठीक है, चलिए अब जो मुख की तरफ है यानी बीजांड द्वार की तरफ है, यहां पर कहीं माइक्रोपाइल लिखा हुआ है। माइक्रोपाइल कौन है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं मिल रही है बेटा जी? यहां पर भी 3 मिल रही हैं। लेकिन यहां पर जो 3 है, उन 3 में से जो बड़ी है ये वाली, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एग। ये है बेटा जी हमारी अंड कोशिका, और यही है कौन? मादा युग्मक। यही कौन है? मादा युग्मक। ठीक है, तो जो बड़ी कोशिका है वो कौन है? अंड या अंड कोशिका,
या मादा युग्मक। ठीक है, अब इसके साइड में ये जो दो मिल रही हैं इनको हमने बोला है सिनर्जिड, इंग्लिश में बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, ये इस तरीके से होती है, जैसे ये पेन है, ये अंड कोशिका है और ये दो दिख रहा है ये सामने इस तरीके से, ये दो कौन है, सहायक कोशिका, और इसके पीछे बड़ी सी कौन है, अंड कोशिका। इस तरीके से ये तीन होती हैं। ठीक है, ये तीन कोशिकाएं मिलकर कहलाती है अंड समुच्चय। ध्यान से सुनना, तो अंड समुच्चय जो है वो किससे बना हुआ, अंड समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एग apparatus। इंग्लिश में जिसको याद रहे ठीक है, नहीं याद है तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। तो अंड समुच्चय किससे बना हुआ है, अंड कोशिका से और सहायक कोशिका से। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब बीच में देखिए, बीच में एक बड़ी सी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है, जिसको यहां पर बोला गया है सेंट्रल सेल। इंग्लिश में देखिए कहीं लिखा हुआ है सेंट्रल सेल, हिंदी में बोलते हैं केंद्रकीय कोशिका। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, और ये जो बड़ी सी, ये जो दिख रही है ना आपको इस तरीके से, ये बड़ी सी कोशिका जो है केंद्रकीय कोशिका या केंद्रक कोशिका जो है, इसके अंदर आपको दो, ये देखिए ये दो क्या दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। इन केंद्रकों को इंग्लिश में बोला गया है पोलर न्यूक्लियाई, हिंदी में बोलते हैं क्या, ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम देते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिएगा यहां पर, क्या नाम देते हैं, ध्रुवीय, यहां पर लिख देता हूं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, ये जो भ्रूण कोश मैंने यहां पर आपको समझाया है, इस भ्रूण कोश में टोटल कितनी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जल्दी से मुझे बताएं। 3 तो प्रतिमुखी कोशिका, नीचे 3 कोशिका थी जिसमें एक अंड कोशिका मादा युग्मक थी और 2 सहायक कोशिका थी, और बीच में एक बड़ी सी कोशिका केंद्रक कोशिका। टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई हैं, 7 कोशिका। ठीक है, लेकिन कोशिका 7 है, लेकिन केंद्रक कितने, देखिए प्रतिमुखी कोशिका हर एक कोशिका में एक एक है, यानी ऊपर की तरफ यहां पर 1 2 3 केंद्रक, फिर नीचे 3 कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका में 3 4 5 6, लेकिन बीच में जो केंद्रकीय कोशिका है उसके अंदर कितने केंद्रक है, 2 हैं। ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो भ्रूण कोश जो है वो 7 कोशिका और 8 केंद्रक से बना हुआ है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा जी आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, अभी जाना मत, एक जल्दी से मैं आपसे एक क्विज बताने वाला हूं, उस क्विज को फटाफट खेलते हैं हम, जल्दी से आइएगा। वो क्विज बताने से पहले एक बार एक स्लाइड और है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। बेटा यहाँ पर बीजांड के प्रकार आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला देखिएगा, जो यहाँ पर इससे पहले वाले जो बीजांड मैंने आपको दिखाया था, ऐसा बीजांड यहाँ पर क्या होता है, एनाट्रोपस, इस तरीके से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ऐसे होएगा, इस तरीके से होएगा, अनुप्रस्थ तरीके से होएगा, तो क्या कहलाएगा, हेमी एनाट्रोपस। ऐसे होएगा, ये मान लेते हैं बीजांड बनते, और ये कौन है, बीजांड का है। ऐसे होएगा तो हेमी एनाट्रोपस थर्ड दिख रहा है, और इस तरीके से मुड़ जाएगा तो एनाट्रोपस दिख रहा है। पहला देखिए ऑर्थोट्रोपस, अगर सीधा खड़ा होएगा, सीधा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, चौथा देखिए कैंपाइलोट्रोपस में कहीं ना कहीं इस तरीके से मुड़ गया है, अब उंगलियां तो मैं मोड़ नहीं सकता हूं, इस तरीके से ये जो अध्यावरण है, अध्यावरण मुड़ गए हैं, तो उसको हमने क्या बोला है, कैंपाइलोट्रोपस। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है, एम्फीट्रोपस, ये भी नीचे की तरफ है, लेकिन जरा बाकियों में देखिए कहीं ना कहीं जो भ्रूण कोश था, क्या वो मुड़ा हुआ था क्या, लेकिन यहां पर देखिए भ्रूण कोश क्या हो गया, मुड़ गया है, इस तरीके से, ये याद रखना। और आखिरी है सर्सिनोट्रोपस, ये इसको यूं समझिए, यूं सीधा था, नीचे मुड़ा, और नीचे मुड़ के वापस से ऐसे यूं ऊपर हो गया, वो क्या है आपका सर्सिनोट्रोपस। तो
6 तरीके के आपके क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। बस इनके नाम याद रखना, आकृति याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, 80% पादपों में कौन सा मिलता है, एनाट्रोपस। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से क्विज खेलते बेटा जी, फटाफट टाइम हो गया हमारा, जल्दी से क्विज खेलते। आइए फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। अंड समुच्चय जो बनता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था अंड समुच्चय के अंदर क्या क्या मिल रहा था, फटाफट मुझे बताएं। एक था कौन आपका, जल्दी से बताएं, एक था कौन आपका, देखिए अंड है कि अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ए बी सी डी, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब बीजांड में बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में, यानी एक ही सीध में लगे हुए, कौन, बीजांड में बीजांड वृंत, ठीक है, निभाग और बीजांड द्वार एक ही रेखा में है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सीधा खड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस या एम्फीट्रोपस। जल्दी से आंसर बताएं फटाफट, जल्दी से आंसर बताएं, ए बी सी डी। तो बेटा जी ये हो गया हमारा क्विज। आइए फटाफट इसके आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था अंड समुच्चय में निर्माण में कौन सहायक होता है। मैंने बताया था अंड समुच्चय में क्या मिलती है, एक होती है अंड कोशिका और एक होती है कौन बेटा जी, आपकी सहायक कोशिका। एक होती है अंड कोशिका और एक होती है सहायक कोशिका। आंसर करेक्ट इज बी। सेकंड, बीजांड और बीजांड वृंत, निभाग, बीजांड द्वार एक ही सीध में, सीधे खड़े होते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कौन सा है सीधा सीधा, कौन सा खड़ा है आपका, ऑर्थोट्रोपस दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कौन सा, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। चलिए बेटा जी कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।